नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की किताब 2 सजीव जगत में विविधता। तो हमारे आसपास से जो सजीव जगत होता है उसमें कई डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। यानी कई जानवर ऐसे होते हैं इनके 4 पैर हैं, कई के 2 हैं, किसी की 2 आँखें हैं, है ना। इसी तरीके से हमारे आसपास क्या पाई जाती, विविधता पाई जाती। तो कक्षा 6 NCERT विज्ञान का ये टॉपिक है, अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। इसे देखते हैं। पहला ये श्लोक दिया हुआ है, छाया मनस्य कुर्वन्तु तिष्ठति स्वमेव ताप्ते फलान्यापि परर्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एवा। यानी इसका मतलब है वृक्ष जो होते हैं दूसरों को छाया देते हैं, स्वयं कड़ी धूप में खड़े होते हैं, उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, उनके खुद के लिए नहीं होते। इसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहन करके दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे दूसरों को दे देते हैं। यानी कि हमें भी पेड़ों की तरह क्या होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परोपकारी। तो कल की सुगत वर्षा के पश्चात आज एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर यानी कि नेचर वॉक। तो विद्यालय में प्रकृति की सैर यानी कि विद्यालय जो होता है किसी गार्डन में जाता है पास के में, या पास में कोई जंगल है तो वहाँ नेचर वॉक पर जाते हैं बच्चे, आसपास चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं ना। तो यहाँ पर मरियम चाचा को और डॉक्टर रघु को आमंत्रित किया। डॉक्टर रघु पास की एक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और चाचा विद्यालय में रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। मरियम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। यह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। तो मरियम चाचा क्या कर लेते हैं, पौधों जंतुओं की पहचान करते हैं। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षक ने भी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि अपने साथ क्या क्या रखें, नोटबुक, पेन और पानी की बोतल, है ना। नोटबुक, पेन और पानी की बोतल। जैसे जैसे वे चलते अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। तो आप जब किसी पार्क में जाते हो तो आपको वहाँ पर एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है ना। तो इस बात पर ही बोल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें, उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। अवलोकन करना है कि उनको देखें ना। मणिराम चाचा विद्यार्थी से कहते हैं कि ना केवल विभिन्न पौधों एवं जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से उनकी ध्वनियों को भी सुनाएं। जो पक्षी और जो पशु जो ध्वनि निकालते हैं, जो जानवर हैं जंगल के, उनकी ध्वनियों को भी सुनना है। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जैसे घास, झाड़ी और बड़े वृक्ष शामिल हैं। तो जंगल में क्या क्या दिखते हैं, पौधों में घास दिखती है, झाड़ियाँ दिखती हैं और बड़े वृक्ष दिखते हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों को भी देखते हैं। वे अपने अवलोकनों को एक अपनी नोटबुक में अंकित कर लेते हैं। तो किसमें, नोटबुक में ये अंकित कर लेते हैं ना। डॉक्टर रघु और मरियम चाचा उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों की जो कलरव यानी कि चहचहाट है उसे सुनते हैं। डॉक्टर रघु ने बताया कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है। यह प्रकृति में विविधता का उदाहरण है। तो मोर अलग तरीके से बोलती है ना, बंदर की अलग आवाज़ होगी। तो यह भी तो एक तरह की विविधता होती है। डॉक्टर रघु मरियम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनि की नकल करने का अनुरोध भी करते हैं। तो मरियम चाचा क्या करते हैं, पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें। अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए, है ना। अपने आसपास के पौधों जंतुओं में विविधता अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन यानी फॉरेस्ट वगैरह हो तो वहाँ जा सकते हैं आप टीचर के साथ। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन भी कर सकते हैं आप लोग। साथ ही मौसम की परिस्थिति जैसे गर्म, ठंडा, तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें अपनी नोटबुक में। आप भूमि पर गिरे विभिन्न प्रकार के पत्तों एवं फूलों को एकत्र करके किसी स्क्रैप बुक भी बना सकते हैं। स्क्रैप बुक वो बुक होती है जहाँ पर आप फूल और पत्तों को एज इट इज ऐसे ही चिपका देते हैं किताब में, उसकी विशेषता नीचे लिख देते हैं। प्रकृति में पौधों जंतु के साथ छेड़छाड़ ना करें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती ना तोड़ें। तो बच्चों को फूल पत्ती नहीं तोड़ना है।
विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी अन्य रोचक जानकारी को भी अवलोकन करके उसे अपनी नोटबुक में अंकित करना है। जैसे कि ये घास है, घास के बारे में आप लिख सकते हैं। ये तुलसी है, तुलसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं नीचे ना अपनी नोटबुक में, और गुड़हल के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे आसपास एक टेबल, जो हमारे आसपास पौधे होते हैं उसकी हमको क्या करना है, टेबल बनाना है। जैसे कि सामान्य घास जो हमारे आसपास होती है, इसका तना कैसा होता है, कोमल और पतला होता है। और इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से पत्ता निकलता है और इसमें फूल तो होता नहीं है, और तो हरी पत्तियां होती हैं ना घास की। ऐसे ही तुलसी हमारे आसपास क्या पाई जाती है, तुलसी भी पाई जाती है। इसका तना कठोर होता है, पतला होता है, और पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं, एक दूसरे के सामने होती हैं इसमें, है ना। और तुलसी कैसी होती है, इसका फूल गुलाबी और बैगनी रंग का होता है। और गुड़हल ये कैसे होती है, कठोर होती है। और नीम, नीम का तना कैसा होता है, कठोर और मोटा होता है ना। और इसकी पत्तियां कैसी होती है, चिकनी सतह वाली पत्तियां होती हैं नीम की। और जैसे अन्य कोई पौधा हो तो आप इसे टेबल में आगे जोड़ सकते हैं, है ना। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है, क्या उनमें समानता है या विभिन्न समानताएं पाई जाती हैं, क्या या क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, समानता और विभिन्नता क्या क्या है, ये भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं, जैसे लंबा और छोटा तना और कठोर और तो कोमल तना। किसी का जो तना है वो छोटा है, किसी का लंबा तना है, किसी का कठोर है और किसी का कोमल तना पाया जाता है किसी में, है ना। और आगे देखते हैं फूलों के रंग कैसे कैसे होते हैं। फूलों के रंग अलग अलग होते हैं, आकार अलग अलग होता है और सुगंधी भी अलग अलग होती है। अब शहर के समय देखे गए तब अपने पूर्वानुमानों के आधार पर जंतुओं की सूची बनाइए। पहले हमने किसकी सूची बनाई थी, पौधों की सूची बनाई थी ना यहाँ पर। अब किसकी सूची बनानी है, अब जंतुओं की सूची बनानी है यहाँ पर, है ना। तो इसमें देखते हैं जंतुओं के नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। तो जंतुओं के नाम, जो स्थानीय नाम है वो लिखेंगे, उनके रहने के क्या क्या स्थान हैं, भोजन कौन सा करते हैं, गति कैसे करते हैं, उनकी शरीर में गति कैसे होती है, और अन्य कोई अवलोकन या विशेषता है तो वो इसके में हम लिखेंगे, है ना। तो इसमें टेबल में दिया हुआ है, मैं इसमें देखो कौवा, तो कौवा कहाँ पे रहता है, पेड़ पे रहता है, और भोजन क्या करता है, कीड़े, छोटे मोटे कीट खा लेता है, ठीक है। और गति कैसी है कौवे की, उड़ता है और चलता है। तो कौवा आप लोगों ने देखा होगा चोंच में टहनी लिए हुए आसमान में उड़ता है ना। चींटी, चींटी कहाँ पर रहती है, मिट्टी और बलों में रहती है ना। और पत्तियाँ, बीज और कीट खाती है, और उसके 6 पैर होते हैं चींटी के। ऐसे ही गाय, गाय क्या खाती है, घास और पत्तियाँ खाती है ना। और अन्य जंतु जो आप है इसमें लिख सकते हैं आगे। तो आपने जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है, इनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जंतु भूमि पर रहते हैं, कुछ तो भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ वृक्षों पर रहते हैं, और पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछली जल में रहती हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। तो मेंढक और मगर जो होते हैं वो क्या जल पर, जमीन पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में विविधता पाई जाती है। आपने जिन पौधों जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाइए, और आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। तो स्क्रैप बुक क्या होती है, जैसे कि मान लो, जैसे कि आपने ये कोई जंतु है, ठीक है, इसका चित्र बनाया है और यहाँ पर आप इसकी विशेषताएं लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी स्क्रैप बुक तैयार होती है। तो विद्यालय में आते जाते समय आपने अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन भी किया होगा, और विविध प्रकार के पौधे जंतुओं को देखने की चेष्टा की होगी। ऐसे किसी भी पौधे तो जंतु का नाम जोड़ें जो आपको दिखे हैं स्क्रैप बुक में, आप उसका नाम लिख सकते हो, उसकी विशेषता लिख सकते हो। तो 30 सेकंड के लिए अब छात्रा में क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो 30 सेकंड के लिए जो कक्षा विद्यार्थी अपनी आंखें बंद करें, एक पौधे और जंतुओं के विषय के बारे में सोचें, और आंखें बंद करके सोचें, और जो आपके दिमाग में आ रहा है उसका चित्र आप ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बच्चे बना रहे हैं चित्र। तो इस पलक ने क्या बनाया है, मशरूम बनाया है यहाँ पे, है ना। इसने फूल बनाया है यहाँ पे। तो और बच्चे भी ऐसे ही ऐसे अन्य चित्र बनाते जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं, कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्यामपट्ट पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र बनाए गए हैं। क्या आप सोचते हैं कि श्यामपट्ट पर जो चित्र किए गए हैं पौधे और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के पौधे जंतु हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमें एक या दो पौधे ही दिमाग में आ पाते हैं, लेकिन और भी पौधे होते हैं जो अपने आसपास। तो सभी का वर्णन जो होता है वो हम श्यामपट्ट पर तो नहीं कर सकते। खैर, अलग अलग भूमिका होती है। कुछ
पक्षियों और जंतुओं में पौधे भोजन को आश्रय प्रदान करते हैं। तो कुछ पेड़ होते हैं पक्षियों और जंतुओं को भोजन भी देते हैं और आश्रय भी प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। तो आप भी ऐसा निर्धारण सोच सकते हैं, इससे पता लगा सकते हैं कि पौधा और जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो पौधे और जंतु क्या है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पौधे और जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं, तो आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों के समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे ना, देखते हैं। आइए हमारे आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं। तो उनकी समानताओं विभिन्नताओं के आधार पर आप समूह बना सकते हैं इनके। तो क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पर। विभिन्न प्रकार के पौधे जंतुओं की चित्र एकत्र करना है। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट और अन्य स्रोतों से उनकी चित्र काट सकते हैं। सिर्फ चित्र एकत्र करना है भी आपको और अलग अलग कार्ड पर चिपकाना है। अपनी कक्षा 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्र कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं द्वारा विशेषताओं का अवलोकन भी करना है। और तालिका 2.1 2.2 में लिखी हुई पौधे जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण भी करना है, तभी तो हम बना सकते हैं। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाना है। समान विशेषताओं का अलग समूह बनेगा और विभिन्नताओं का अलग समूह बनेगा। तो विभिन्न समूह द्वारा उपयोग किए गए आधार पर भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पीछे के कारण है हो सकता है? विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न विषयों विशेषताओं का चुनाव किया है। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधे की ऊंचाई को समूह बनाया है और कुछ ने अलग हो सकता है, तो कुछ ने उनके पत्तियों के आधार पर भी समूह बनाया होगा, है ना। तो पौधे के समूह बनाने के लिए अलग अलग विशेषताएं ले सकते हैं। तो समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति इसको ले सकते हैं आप। किसी का जो तनाव कोमल है, कठोर है, इसको विशेषता के रूप में ले सकते हैं। और जंतु है तो खानपान का स्वभाव कैसा है, इसको विशेषता के तौर पर ले सकते हैं ना। और रहने के स्थान पर भी आप लोग ले सकते हैं विशेषताओं के समूह में। संभवतः अपने जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाएं, जैसे कि क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस रंग के होते हैं, कैसे चलते हैं। समूह बनाने के क्या महत्व हैं, ये हम देखेंगे। तो समूह बनाने के लिए उसका अध्ययन सरल हो जाता है। कैसे हो जाता है? सरल। तो हमारे आसपास की सामग्री के बारे में भी और जानना है हमें। पौधे के समूह कैसे बनाएं, तो पौधे के समूह कैसे बनाना है? तने, पत्तियां, फूल आदि संबंधित विशेषताएं में विभिन्नताएं होती है। तो पौधों के तने की मोटाई, ऊंचाई और कठोरता भी भिन्न होती है, इसके आधार पर समूह बना सकते हैं। पत्तियों के आधार पर समूह बनाना है तो उसकी आकृति, रंग और आकार में व्यवस्था कैसी होती है, इस आधार पर आप समूह बना सकते हैं। तो पौधों की उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर आप कैसे बनाएंगे, तने के प्रकार के आधार पर कैसे बनाएंगे, शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में आप डिवाइड करेंगे। जैसे लिखेंगे शाख, झाड़ी और वृक्ष, और आगे इनके जो एग्जाम्पल है हम वो लिख देंगे, है ना। तो अगला क्रियाकलाप देखते हैं। कुछ रोचक अवलोकनों के लिए पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। तो दोबारा चलते हैं सैर पर। बेल पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपस में छोटे हैं या बराबर ऊंचाई के हैं या आपसे अधिक ऊंचे हैं? तो ये आपसे छोटे हैं, आपसे बराबर ऊंचाई के हैं या आपसे अधिक ऊंचाई के हैं, इसको देखना है आप लोगों का ना। तने का रंग भूरा है या हरा है, और तने को छूकर ही महसूस करना है। इसे धीरे से मोड़ने का प्रयास करना है। ध्यान रहे कि ये टूटे नहीं, है ना। बच्चे क्या भाई तने उस पौधे को तोड़ देते हैं ना, तो धीरे से महसूस करना है उससे। और ये भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। पौधे की शाखाएं भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, ये आप लोगों को देखना है ना। तो ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधे के समूह। पौधे का नाम, इधर ऊंचाई दी हुई है, इधर तने की प्रकृति दी हुई है, इधर शाखाओं का प्रकटन दिया हुआ है और यहाँ पर पादप समूह का नाम दिया हुआ है। तो पौधे का नाम आम हो गया। ये ऊंचा होता है, इसका तना भूरा होता है, कठोर होता है, मोटा होता है और तने की ऊंचाई होती है। हाँ, तो आम क्या है? वृक्ष है, ठीक है। जैसे गुलाब का आकार मध्यम होता है, इसका तना भूरा होता है और कठोर होता है, पतला होता है, भूमि के निकट होता है ना। और झाड़ी में आता है ये पौधा। किसमें? झाड़ी में। जो बहुत सारे से ऐसे फैले हुए होते हैं ज़मीन पर, वो झाड़ी कहलाते हैं। जो ऊपर होते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं। और शाक तो आप जानते ही हैं, एक तना कोमल होता है और हरा होता है इसका, है ना। तो टमाटर, इसका छोटा ऊंचा, इसकी ऊंचाई छोटी होती है, तने की प्रकृति हरी होती है, कोमल होता है, पतला होता है तना इसका, भूमि के निकट होता है, शाक में आता है ना टमाटर का पौधा। तो ऐसे आप और पौधों की यहाँ पर सूची बना सकते हैं। आपको शाक, झाड़ियों और वृक्षों के बीच में अंतर दिखाई दे गया। और कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे, कठोर, काष्ठीय होते हैं, जैसे इनकी शाखा भूमि से तने की दूर ऊंचाई पर स्थित होती हैं।
उधर के लिए ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। जैसे कि आम का पौधा है, ये ज़मीन से ऊंचा होता है, शाखाओं से अन्य शाखाएं निकली रहती हैं, तने से शाखाएं निकली रहती हैं ऊपर की ओर ना, और झाड़ी ये फैले हुए होते हैं। जैसे गुलाब की पौधा है, झाड़ी है ना, ये नीचे ही ज़मीन पर फैले हुए होते हैं। ऐसे एक शाख ऐसे दूर दूर होते हैं, थोड़े ज़्यादा फैले नहीं होते हैं। कुछ पौधों के तने वृक्षों की ऊंचाई नहीं होती है। इस प्रकार के पौधे अनेक भूरे रंग की काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं, जो भूमि के निकट शाखाओं से रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर लेकिन वृक्ष के जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। जैसे कि गुलाब का पौधा। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, इनके तने कोमल हरे होते हैं, इन्हें शाख कहा जाता है। जैसे कि टमाटर का पौधा। अब देखते हैं आगे। कुछ पौधों के तने दुर्लभ होते हैं, इनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, तो इन्हें आरोही लता क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे की भूमि की सतह पर फैलते हैं, बढ़ते हैं, उनको बसरपी लता का, तो आरोही लता बसरपी लता इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कई जो बेल लताएं होती हैं उनको ऐसे सहारे की आवश्यकताएं होती है, उन्हें आरोही लता कहते हैं। और कुछ होती हैं जो ज़मीन पर ऐसे फैल जाती हैं, तो उन्हें क्या, तो आप लोग देख सकते हैं जो क्लाइंबर होते हैं वो उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है, ज़मीन से ये ऊपर बढ़ते हैं। जो क्रीपर होते हैं वो ज़मीन के समांतर ऐसे फैले हुए होते हैं ना, क्रीपर। आगे देखते हैं। तो इस आधार पर भी आप समूह बना सकते हैं, जैसे कि पत्तियों के आधार पर भी समूह बना सकते हैं। जाल का रूप श्रावन्यास, देखो ये जाल सा फैला हुआ है ना इसका। और ये समांतर श्रावन्यास है, देखो इधर ये समांतर रेखाएं फैली हुई हैं। केले के पत्ते में समांतर श्रावन्यास है, और ये घास की पत्ती, इसमें भी ये क्या है, समांतर श्रावन्यास होता है ना। तो पत्तियों के आधार पर ये समूह बना सकते हैं। तो इन पतली रेखाएं इस पत्ते पर फैली हुई होती हैं उन्हें शिराएं कहते हैं। तो शिराओं द्वारा दिए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। जल के रूप में फैला हुआ होता है, ठीक है। ये पत्ती में क्या होता है ये, तो दोनों पैटर्न आपने पत्तियों में देख लिए हैं। समांतर शिरा विन्यास में जो केले और घास की पत्तियों में पाया जाता है, और अन्य पौधों में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप पौधों की अब जड़ के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो जाएंगे ऐसे खुले मैदान में जाइए जहाँ पर जंगली शाख और घास उग रहे हों, और अन्य छोटे शाखों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो खुरपी की सहायता से जड़ों को बिना हानि पहुंचाए आपको जड़ जो है पौधे ज़मीन में से निकालना है बाहर ना। और शाखों को निकालने से पहले मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं, इससे कि इसकी जड़ें टूटे नहीं और हमें जड़ें स्पष्ट नज़र आ जाएँ। तो अवलोकनों के पश्चात शाख को दोबारा लगा कर सुनिश्चित करें कि शाख लगातार जीवित और वृद्ध रहे। तो आप लोग अवलोकन करना है, ऐसा नहीं है कि पौधे को बाहर ही डाल देना है, पौधे को दोबारा उसके अंदर डाल देना है फिर, ठीक है। तो सरसों के पौधों जो होते हैं उसमें क्या होता है, मूसला जड़ तंत्र होता है। देखिए मूसला जड़ काफ़ी मोटी जड़ है, फैली हुई है ना। और जो घास है, घास की जड़ कैसी होती है, रेशेदार होती है, शुरू से ही यहाँ पर रेशेदार होती है, यहाँ पर मोटी है और फैली हुई है इस तरीके से, है ना। और ये तो रेशेदार ही है, ऐसे ऐसे फैली हुई है रेशेदार। तो जड़ें भी दो प्रकार की हो गई हमारी, जो है एक मूसला जड़ हो गई, दूसरी रेशेदार जड़ हो गई। तो रेशेदार जो जड़ हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो झकड़ा और रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ऐसे ही आप पौधों की पत्तियों के आधार पर टेबल बना सकते हो। लेमन घास जो पौधा होता है उसकी पत्तियां कैसी होती है, पत्तियों का सिरा कैसा होता है, समांतर सिरा विन्यास होता है। उसकी जड़ें कैसी होती हैं, झकड़ा रेशेदार जड़ें होती हैं। तो इन पौधों को अब पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ों के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है, हाँ देखेंगे। सदाबहार के पौधों में मूसला जड़ें और पत्ती जल का रूपी पाई जाती हैं, जल का रूपी सिरा विन्यास वाली पाई जाती हैं। तो वैसे ही जो आप आगे देखेंगे कि ये जानने की कोशिश करें कि क्या जल का रूपी शिराविन्यास वाले पौधों में मूसला जड़ होती है, दूसरी और लेमन घास के पौधों में झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिसमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें भी झकड़ा जड़ होती है, ये आप सोचने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः जिन पौधों में, इस पॉइंट को इसको नोट कीजिए, सामान्यतः जिन पौधों में जल का रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं, जैसे कि सरसों। जबकि जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनकी जड़ें झकड़ा होती हैं। तो ये संबंध पाया जाता है। चने की पौधा मूसला जड़ होती है, पत्ती जल का रूपी शिराविन्यास के रूप में प्रस्तुत हुई है। ऐसे ही गेहूं का पौधा है, तो गेहूं में रेशेदार जड़ें होती हैं और समांतर शिराविन्यास की पत्तियों में होता है। तो ऐसे पौधे देखेंगे।
तो पौधे का क्या है देखो, आप पौधे को जो बीज है उसे भिगो कर रख देंगे, है ना, भिगो के रख देंगे। और क्या करेंगे फिर उसका 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोएंगे, इसमें नमी आ जाएगी तो बीज क्या होगा, अंकुरित होगा। बीज अंकुरित होने, तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार के बीज देखने को मिलते हैं। चना का बीज बोएंगे आप गमले में, और मक्का का बीज, तो इसे निकालेंगे फिर। तो चने के बीज में ये जैसे ही बीज अंकुरित होता है तो ये 2 भागों में बट जाता है, इसे द्विबीजपत्री कहते हैं। जबकि मक्के का जो बीज होता है वो ऐसा ही बना रहता है, उसके ऊपर पौधा ऐसे ऐसे निकल आता है बस। तो ये मक्के का बीज होता है जो एक बीजपत्री होता है। तो चने का बीज का आवरण अंदर से 2 भागों में तो जाता है, तो बीजपत्री या कॉटिलिडीन कहलाता है। और आगे देखेंगे, और अगर 2 भागों में बटे है तो द्विबीजपत्री कहलाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडीन से मोनोकोट कहा जाता है। मोनो यानी एक ही होता है ना। आप पौधे की पत्तियों के साथ विन्यास, जड़ के प्रकार और बीजों में बीजपत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसर जड़तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और जकड़ा जड़तंत्र होता है। तो जंतुओं के समूह कैसे बनाएं, जंतुओं के समूह के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। आपने जंतुओं के समूह बनाए होंगे, है ना, तो अलग अलग विशेषताओं के आधार पर आप समूह बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जंतुओं में भी किस प्रकार की विविधता पाई जाती है ना। कुछ के 4 पैर हैं, कुछ के 6 पैर हैं, किसके तो पैर ही नहीं है, और किसके बहुत सारे पैर हैं और इसके 4 पैर हैं, है ना। और आगे देखते हैं मछली के तो पंख पाए जाते हैं, मतलब गिल्स पाए जाते हैं, तैरने में सहायता करते हैं, सांस लेती है जिससे, और है ना। और ये भी पानी में रह रहे हैं देखो। और आगे देखते हैं तितली, इसके पास पंख पाए जाते हैं, इसके पास पंख नहीं है, इसके पास भी नहीं है। तो कुछ पेड़, कुछ कहाँ पे रह रहे हैं, पेड़ों पर रह रहे हैं, कुछ ज़मीन पे रह रहे हैं, कुछ जल में रह रहे हैं, कुछ दोनों पर ही रह रहे हैं, जल में भी और ज़मीन पर भी रह रहे हैं ना। तो जंतुओं में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। तो आप जंतुओं एक टेबल और बनाएंगे, इसमें जंतु का नाम लिखेंगे, गति का प्रकार लिखेंगे और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग लिखेंगे। तो चींटी टांगों से गति करती है, बकरी चलती है और कूदती है, टांगों से गति करती है, कबूतर चलता है उड़ता है, पैर और पंख से गति करता है, मक्खी चलती है उड़ती है, पैर और पंख से गति करती है, मछली पंख से गति करती है। और अन्य कोई हो तो आप इसमें नीचे लिख सकते हैं टेबल में, हाँ। तो विभिन्न प्रकार के जंतु विभिन्न प्रकार के अंगों से गति करते हैं। तो जानकी अम्माल जो है इनका वर्णन दिया हुआ है यहाँ पर हमें। एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी, क्या एक वनस्पति पेड़ पौधों पर अध्ययन किया करती थी, जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। इन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की है। इन्होंने साइलेंट वैली, जो कि केरल में स्थित है, को बचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हें भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण यानी विविधता को उन्होंने लिखा हुआ रिकॉर्ड बनाया है इसका, के कार्यक्रमों की शुरुआत की है। साइलेंट वैली का इसमें जो दिया हुआ है वर्णन, केरल के पलक्काड़ जनपद के, यानी पलक्कड़ कोई तहसील है वहाँ के जंगल की वास्तविक कहानी है। छूते सुंदर और आर्द्र सदाबहार जंगल और उनकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया है, जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंती पाड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के, तो यहाँ पर क्या है, जंगल था तो उसके पास ही एक डैम था, बांध था। तो इस बांध से क्या हो रहा था, बांध के पानी से बिजली बनाई जानी थी, तो उसके लिए क्या है, जंगल को काटा जा रहा था। तो जब बांध को प्रस्तावित, तो यह डैम का प्रोजेक्ट है तो लटका हुआ था 10 वर्षों से ना। फिर सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया, जंगल काटे जा रहे थे, तो लोगों ने इसका क्या किया, व्यापक विरोध किया, जागरूकता की, क्योंकि पेड़ कटे जाएंगे तो वहाँ का जो जैव विविधता नष्ट हो जाती है ना वहाँ की। अंत में सेमिनार, अंत में न्यायालय में याचिका लगाई, अपील की, और इस प्रकार साइलेंट वैली जो आंदोलन है वो सफल रहा, यानी कि जंगल को बचाया जा सका, है ना। विभिन्न परिवेश में जंतु और पौधे, तो यहाँ पर हमें मछली का चित्र दिया हुआ है। इसका शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। इसका शरीर कैसा होता है, इसका शरीर आगे की तरफ धारा रेखीय होता है इस तरीके का, और शरीर पर पंख यानी कि फिन पाए जाते हैं ना, जो कि इसकी तैरने में और चलने में सहायता करते हैं। और बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है, इसकी टांगें इसकी चलने में सहायता करती हैं।
आगे देखते हैं। तो मरुस्थल में कौन रहता है? ऊंट रहता है। और पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष होता है। महासागर में मछली रहती है और जंगल में शेर रहता है। ऐसे ही यहाँ पर अन्य टेबल बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये नागफनी के पौधे दिए हुए हैं, ठीक है। इसे देखते हैं आगे। तो ये राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। मोटे मांसल जो तने होते हैं, इनकी पत्तियां कांटों के रूप में ऐसे परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे इनमें जलवाष्प को रोका जा सके। इसकी पत्तियों में जलवाष्प को क्या किया जा सके? रोका जा सके। इसकी पत्तियां कैसे परिवर्तित हो जाती है? कांटों के रूप में। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का ये वृक्ष है। तो इस शंक्वाकार कॉनिकल शेप में होते हैं। किस प्रकार की शेप में होती है? कॉनिकल शेप में होते हैं। इनकी शाखा लचीली और झुकी हुई होती हैं। तो शाखा लचीली और झुकी हुई होती हैं। आगे देखते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे जंतु मिल जाएंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर देते हैं। जिनके तने होते हैं वो क्या करते हैं? जल को संग्रहित कर लेते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होता है, यानी कि बर्फ गिरती है ऊपर से, है ना। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ पौधों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है। तो कॉनिकल्स इस प्रकार की शेप होती है, तो इन पर क्या बर्फ जब ऊपर से गिरेगी तो इस पर टिकेगी नहीं, वो क्या नीचे जाएगी, है ना। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊँट, तो राजस्थान में इस प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं। गर्म मरुस्थल में पाया जाता है। और ये लद्दाख में पाए जाने वाला ऊँट है। ये ठंडी जगह पर, ये ठंडे जो मरुस्थल में पाया जाता है और ये गर्म मरुस्थल में पाया जाता है। तो इसके आप देख सकते हैं, इसके खुर अलग हैं और इसके खुर अलग होते हैं, अलग प्रकार के हैं। तो गर्म मरुस्थल के जो ऊँट होते हैं उनके पैर लंबे होते हैं, जिससे कि इससे गर्मी से बचाया जा सके। और इसके खुर कैसे होते हैं? इसके खुर चौड़े होते हैं, और जबकि इसके पैर अपेक्षाकृत कम लंबे हैं, है ना। आगे देखते हैं। तो ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊँचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सहायता प्रदान करते हैं, सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहायता से उपलब्ध नहीं होता है। ऊँट अपने कूबड़ में, तो ये ऊँट का जो कूबड़ जो यहाँ पर पाया जाता है, कूबड़, इन कूबड़ों में क्या कर लेता है? अपना भोजन संरक्षित कर लेता है। भोजन की कमी के दौरान जब भोजन की कमी होती है तो ये कूबड़ से इसकी सप्लाई होती रहती है। ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँट में 2 कूबड़ होते हैं। ठंडे अभी ऊपर बताया था 2 कूबड़ होते हैं। ये दोनों कूबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं। सर्दियाँ खत्म तो छोटी हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें भोजन पर मिलने लगेगा। जब सर्दी आएंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, इन्हें बर्फबारी होगी, तो ये 2 कूबड़ पाए जाते हैं। तो ठंडे मरुस्थल में भोजन तक नहीं होता है, उस समय उन्हें कूबड़ों में संचित भोजन का ही उपयोग करना पड़ता है। सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं इसके, जो इसकी ठंडे में सहायता करते हैं, बर्फीले मौसम में बचाए रखते हैं। और आगे देखेंगे तो ये नीलगिरी के शोला वन से देखेंगे आप लोग, है ना। फूलों वाले वन बुरांस के विषय बारे में। बुरांस की ऊंचाई कम होती है, इनके पत्ते छोटे होते हैं। पहाड़ की चोटी पत्ते हवा में भी जीवित रह सकते हैं। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसके पास पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे, ये रहे कितने खूबसूरत हैं भाई, पाए जाते हैं, है ना। बुरांस। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि एक विशेष समारोह में अपने माता पिता के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गया था। कहाँ गया था सागर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। वहाँ उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। महासागर में क्या देखा? व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। तो पिता ने उसे समझाया कि मछलियों का शरीर धारारेखीय होता है और उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करता है। तो ये एडिंग देखेंगे हम। तो जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं पौधों जंतुओं की किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने वाले सक्षम बनाती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। तो देवदार के जो पौधे होते हैं उनका आकार भी बुरांस की ऊंचाई जैसी अनुकूलन है, जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रखने में सहायता करते हैं। वह स्थान जहाँ पौधे जंतु रहते हैं वह उनका आवास कहलाता है। उदाहरण के लिए समुद्री कछुआ का आवास समुद्र है या महासागर है। ऊँट का आवास गर्म अथवा ठंडा मरुस्थल है। बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र हैं। और पौधे और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है।
कई प्रकार के पौधे जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये अगले वैज्ञानिक हमारे सालिम अली, ठीक है। इन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए कई प्रयास किए थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और राजस्थान और रंगनाथ पिट्टू पक्षी अभ्यारण्य में इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। तो इन्हें भारत का वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया पक्षी पुरस्कार कहा जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1976 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आगे देखते हैं कि समूह बना सकते हैं आप लोग, जो थल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं, उन जंतुओं के समूह बना सकते हैं। तो जो पौधे जंतु जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, थल पर पाए जाते हैं, तलीय आवास के वाले कहलाते हैं, जैसे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र आदि। और जल में रहने वाले पौधे जंतुओं को जलीय पौधा अथवा जंतु कहा जाता है, जैसे कि तालाब, झील, नदी, महासागर में रहने वाले जो होते हैं पौधे या जंतु। मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ खुलकर भी रहते हैं, तो उन्हें अवैध जंतु कहा जाता है। यदि किसी पौधे जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा? आप लोग सोचो और कमेंट में लिखो। क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? ये भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे जंतुओं के बारे में लिखिए जिन्हें आप बचपन से प्राय देखते आ रहे हैं। और ऐसे परिवर्तन जब आवास नष्ट हो जाता है उन पक्षियों, जो पक्षी और जंतु हैं, तो वो अपने घर, भोजन, आवास से वंचित हो जाते हैं। तो इससे जैव विविधता की हानि होती है। ये भी आप लोग लिख सकते हो ना। तो भारत में जो बंगाल यानी बंगाल टाइगर है, चीता है, घोड़ावन है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, की संख्या लगातार गिरती जा रही। तो इन्हें बचाने के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। तो टाइगर को बचाने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। और चीतों की संख्या को बचाने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना चलाई गई। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के राज्यों में घोड़ावन की आवासों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पारंपरिक रूप से संरक्षित वन, ये क्या कहलाती है? पवित्र वन का वह आबाद वन क्षेत्र जिसका आकार बहुत छोटे से बड़ा होता है। तो ये पवित्र वन होते हैं, वो पूरे भारत में पाए जाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर यहाँ पर औषधीय पौधे पाए जाते हैं। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुँचाई जाती है और पेड़ों को काटने की अनुमति भी नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। तो पवित्र वन क्या है? सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है, लोगों द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। तो आगे देखते हैं प्रमुख शब्द। तो ये सब हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इनकी आप हेडिंग लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, है ना। आगे सारांश दिया हुआ है, इस सब को भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको आप रिवाइज कर लीजिए एक बार अपनी बुक से। इन पॉइंट्स को आगे देखते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में उतार सकते हो ना। तो ये आपका चैप्टर 2 है जो कंप्लीट हो जाता है कक्षा 6 का NCERT का। इसमें कहीं भी कोई समस्या आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना। आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा वहाँ पर, है ना, जो भी आपको समस्या आ रही है। तो पढ़ते रहिए, इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए, है ना। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए। इसका नोट्स वर्जन जल्दी ही आप लोगों को प्रदान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।